बूढ़ी माँ। हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल के पास आए और नाश्ते की टेबल लगाती पत्नी सुधा से, सुधा, आज के डिनर के लिए जो कुछ चाहिए बाजार से मंगवा लेना। मेरा बॉस एक बार खुश हो गया तो प्रमोशन के साथ साथ 2-3 दिन विदेश यात्रा भी मिल जाएगा। उसकी पत्नी का खास ख्याल रखना। हाँ, वो सब तो हो जाएगा, पर अम्मा को कहाँ रखेंगे? अगर वो खांसते हुए सारे मेहमानों के सामने आ गई तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अम्मा को खाना खिलाकर सुला देना। आपकी अम्मा इतनी जल्दी कहाँ सोती है? हर्षवर्धन ऑफिस के लिए निकल गए। सुधा पूरे घर को चमकाकर साफ करवा रही थी। लाली फर्श पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए और बाहर गमले के सारे पौधे भी काट छांट कर साफ कर दो। भाभी, अम्मा को भी आज नहला दूं? कई दिनों से नहाई नहीं है। जा, सबसे पहले अम्मा को नहलाकर धूप में बाल सुखाने के लिए छत पर ही बैठा दे। लाली ने अम्मा को छत पर ले जाकर रगड़ रगड़ कर नहलाया, बालों को शैम्पू से धोया और धूप में ही चारपाई पर बिठा दिया। लाली, जरा एक कप चाय बना दे, अदरक वाली, बड़ी ठंड लग रही है। जी अम्मा, अभी लाई। लाली नीचे चली गई। अम्मा पूरी दोपहर चाय का इंतजार करती रही, पर चाय नहीं आई। लाली नीचे गई तो रसोई के काम में उलझ गई। चाय की बाट जोहते जोहते अम्मा की आंख लग गई। 3 बज रहे थे, हवा भी सर्द हो गई थी। सुधा पार्लर से लौटी तो अचानक, लाली, अम्मा ऊपर ही है क्या? उन्होंने खाना खाया कि नहीं? अरे भाभी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई, अभी जाती हूँ। अम्मा ने तो चाय भी मांगी थी, कह रही थी ठंड लग रही है। लाली सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत पर गई तो अम्मा चारपाई पर बैठी कांप रही थी। अम्मा, क्या हुआ आपको? बड़ी ठंड लग रही है। लाली अम्मा को सहारा देकर नीचे ले आई। लाली, आज अम्मा का बिस्तर नीचे मेरे पेंटिंग वाले कमरे के बगल में जो कैमरा है वही लगा दे। पर भाभी, वहाँ तो कबाड़ रखा है। अरे आज भर ही तो रहना है, कल ऊपर ले आएंगे। लाली ने अम्मा को नीचे कमरे में शिफ्ट करके खाना दे दिया। अम्मा, आज देर हो गई है, आप खाना खा लीजिए, थाली बाद में ले जाएंगे। आज मेहमान आने वाले हैं, सारी तैयारी भी करनी है। अम्मा टुकुर टुकुर लाली की तरफ ताकती रही थी। पूछने का साहस न था कि क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं। सुधा ने सुना था उसके बॉस और उसकी पत्नी बड़े ही मॉडर्न है, इसलिए सुधा को भी पार्लर जाकर कुछ हेयर स्टाइल करवाना पड़ा था। घर लौटी तो, सारा खाना तैयार हो गया है ना? तो सारी प्लेट्स और कांटे छुरी पोंछ कर लगा दे, एक भी दाग नहीं होना चाहिए। भाभी, आप तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे पहली बार कोई खाने पर आ रहा है। हाँ, इस बार साहब के बॉस आने वाले हैं ना, हर बार तो साथी दोस्त होते हैं। अच्छा जल्दी कर तू, सलाद भी काट ले। सिर्फ कचौरियाँ खाने के टाइम बनेगी, 5 बज गए हैं, 7:30 बजे तक लोग आ जाएंगे। जी भाभी, मैं इधर देख लूंगी, आप जाकर तैयार हो जाइए। सुधा अपने कमरे में तैयार होने चली गई। 6:30 बजने वाले थे। हर्षवर्धन आ गए थे। सुधा पर नजर पड़ते ही आंखें झपकाना भूल गए। लहरिया पिंक साड़ी में सुधा बेहद खूबसूरत लग रही थी। सारा दिन तो खुद की तैयारी में ही लगे होंगे। खाना वाना अभी बनाया है कि नहीं? जी जनाब, सब कुछ रेडी हो गया है। अम्मा कहाँ है? नीचे मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में है। हर्षवर्धन सीढ़ियाँ उतरकर सीधा अम्मा के पास ही पहुँच गया। भैया, हमको तो बरेली ही भेज दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अम्मा, क्या मुसीबत है? ये कौन सा समय है इस तरह की जिद करने का? जाना है तो कल भेज देंगे। दरअसल इस घर की साज सज्जा में मैं कहीं फिट नहीं बैठती हूँ। लगता है अम्मा ने सुबह की बातें सुन ली हैं। कैसी बातें करती हो अम्मा? क्यों नहीं फिट बैठती हो? सब अपने माँ बाप को फेंक थोड़ी ना देते हैं। फिर यहाँ तुमसे मिलने कोई नहीं आएगा ना, हम तुम्हें बुलाएंगे ऊपर, आराम से बैठो। हर्षवर्धन ने इस झमेले को खत्म करने में ही भलाई समझी। 5 वर्ष पहले बाबूजी के मरने के बाद अम्मा को बरेली से यहाँ लेकर आ गए थे। यश भाई साहब के कहने पर बरेली की कोठी तो कब की बिक गई थी। भाई साहब ने तो अपना हिस्सा लेकर पलट कर भी नहीं देखा था कि अम्मा कैसे हैं। फिर बरेली में था ही क्या जहाँ अम्मा को छोड़ आते। 7:30 बजे मेहमान आ गए थे। पहले चाय का दौर चला, फिर कुछ देर पत्ते खेले गए। 9 बजे सुधा ने सूप की ट्रे पेश कर दी।
उसके हाथ की बनाई पेंटिंग्स, पर्दों का डिजाइन, साफ सफाई और घर की साज सज्जा देखकर बंगाली बॉस की पत्नी सुनंदा तो सुधा की दीवानी हो गई थी। আপনার হাতের এই পেন্টিং গুলো তো খুবই সুন্দর। আপনি এইগুলো কোথায় पेंटिंग করেন? नीचे मेरा एक पर्सनल रूम है, फ्री होकर वही बैठकर पेंटिंग बनाती हूँ। आपको इतनी पसंद आई तो मैं आपके लिए भी बना दूंगी। थैंक्स सुधा। अम्मा आज मगन थी कि सुधा ने हर बार की तरह बढ़िया बढ़िया खाना बनाया होगा। गरम गरम कचौड़ियाँ तो मैं आलू टमाटर की रस्से वाले सब्जी से खाऊंगी, पुलाव कोफ्ते से खा लूंगी, खीर सबसे बाद में खाऊंगी। ऊपर सब खाना खाने बैठ गए थे। लाली उदड़ की कचौरियाँ देसी घी में बना रही थी। खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। कचौरियाँ की स्वाद याद आते ही मुंह में पानी आ रहा था। इंतजार की हद हो गई थी। रात को 11 बज रहे थे। अम्मा भूखी बैठी थी। 2 कचौड़ियाँ ही दे जाती तो दवा खा लेती मैं। लगता है सब लोग भूल गए मुझे खाना देने। खाना खाकर सब लोग जाने लगे। अचानक, मिसेज हर्षवर्धन, जरा अपना पेंटिंग्स वाला रूम दिखाइए ना प्लीज। सुधा अपने रूम का नाम सुनते ही अचकचा सी गई। बगल में ही अम्मा का कमरा ही है, कहीं कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। बिल्कुल देख सकती है, पर एक बार मुझे नीचे जाना होगा। मैं अभी आई। सुधा अम्मा के कमरे में गई तो वो जगी हुई थी। अब खाना लेकर आई हो? मैं तो सोच रही थी आज भूखी ही रह जाऊंगी। नहीं अम्मा, मेहमान अभी भी है। मैं कमरा बाहर से बंद कर रही हूँ। आप उनके जाने के बाद खा लेना। बगल वाले कमरे में मेहमान मेरी पेंटिंग देखने आ रहे हैं। इतना कहकर वो ऊपर चली गई। हम आपका पेंटिंग रूम देख सकते हैं सुधा जी? हाँ हाँ चलिए। सुधा सबको अपने कमरे में लेकर गई। सुनंदा उसकी खूबसूरत पेंटिंग्स देखकर बहुत प्रशंसा कर रही थी। बल्कि एक पेंटिंग को तो उन्होंने इतना सराहा कि सुधा को कहना पड़ा कि ये आप ले लीजिए। अम्मा का कमरा बगल में ही था। अचानक, रुको, कहीं किसी के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ रही है ना? हाँ, मुझे भी लगता है अम्मा मरवाएंगी आज। सुधा ने अम्मा का कमरा खोल कर देखा तो अम्मा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो रोती जा रही थी। रोते रोते सिसकियां भी लेती जा रही थी। क्यों रो रही हो? आज शुगर मचा रखा है। सुधा के पीछे पीछे सुनंदा, उनके पति और हर्षवर्धन भी वहाँ पहुँच गए। भूख लगी थी, नींद आ रही है। ये कौन है? आपका काम वाली? हाँ, आजकल बीमार चल रही है। क्षमा करना सुधा, तुम पर भरोसा करके मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी माँ की इस दशा का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे खुद अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए था। वो इस घर की मालकिन है। अगर उसके हिस्से के पैसे लेकर हमने ये घर ना बनाया होता तो आज वो भी कोठी में राज कर रही होती। हर्षवर्धन माँ को सहारा देकर ऊपर कमरे में ले आए और उसे सोफा पर बिठा दिया। सर, क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को खाना खिला दूं जरा। नो, प्लीज टेक योर टाइम। हम चलेंगे, काफी रात हो गई है। बॉस जा चुके थे। सुधा का मूड ऑफ हो गया था। हर्षवर्धन रसोई में से अपने हाथ से थैली सजाकर माँ के सामने रख दिया और अपने हाथों से कौर बनाकर खिलाने लगे। माँ की आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। दूसरे दिन ही हर्षवर्धन का प्रमोशन लेटर आ गया था।